नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, यूपी टेट की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो पेपर 2 एसएसटी अर्थात जूनियर की सोशल साइंस आप लोगों को कराने वाला हूं। 6 to 8 से जितने भी लोगों को पेपर देना है वो भी एसएसटी से, उन लोगों के लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपको यहां पर कराने वाला हूं सभी क्वेश्चन पूरे सिलेबस को खत्म करते हैं। जितने भी सिलेबस में आपके टॉपिक दिए गए हैं उन सभी टॉपिक से आपको क्वेश्चन कराऊंगा। और इस वीडियो में अधिकतर क्वेश्चन पीवाईक्यू भी डाले गए हैं ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। उन सभी क्वेश्चन को कैसे आपको सोल्व करना है सब कुछ आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आपको बड़े ही ध्यान से देखने का प्रयास करना है। इस वीडियो में मैंने अधिकतर क्वेश्चन 2013 के डाल दिए हैं। पढ़ो भाई, जो पेपर में आपके फंस जाए। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको कराने वाला हूँ उन सभी क्वेश्चन से जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी जुड़ी रहती है अतिरिक्त, जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है, क्योंकि सिलेबस आपका निर्धारित है, क्वेश्चन उतने ही सिलेबस से बनेंगे, तो एक्स्ट्रा जानकारी मैं इसलिए बता देता हूं आपको ताकि हर चीज हर कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। आइए इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला आपकी स्क्रीन पर, वर्तमान में अंकोर वाट स्थित है। अंकोर वाट का एक मंदिर है जो कि बौद्ध मंदिर है। यह कहाँ पर है? यह कंबोडिया में स्थित है। कंबोडिया, जिसको कंपुचिया के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर आपका वर्तमान में अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। अंकोर वाट का जो मंदिर है ना, इसका निर्माण भारतीय शासक ने किया था, ठीक है ना। उस शासक का नाम क्या था? वह शासक था खमेर साम्राज्य का, उसका नाम था सूर्यवर्मन द्वितीय। यहाँ पर लिख देता हूँ, उस शासक का नाम क्या था? सूर्यवर्मन द्वितीय अर्थात सेकेंड ने अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण कराया था, जो कि ये था आपका विष्णु को समर्पित मंदिर, लेकिन अब ये वर्तमान में बौद्ध मंदिर के रूप में जाना जाता है। बौद्ध मंदिर है आपका अंकोर वाट का मंदिर। सबसे इंपॉर्टेंट बात पेपर में आपसे बन सकती है, जो अंकोर वाट का मंदिर है इसको 1992 में यूनेस्को में शामिल किया गया है, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेपर के लिए, तो ये बात आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखो, सेकेंड कहता है भारत में मध्य युग में किस साम्राज्य ने कन्नौज पर शासन किया? तो कन्नौज पर शासन गुर्जर प्रतिहार वंश ने किया था। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और कन्नौज के बारे में आपको पता होगा, त्रिपक्षीय संघर्ष, 3 पक्षों के मध्य में यहाँ पर आपका संघर्ष चला था, है ना। त्रिपक्ष में कौन कौन से थे? गुर्जर था आपका, पाल वंश था और एक आपका राष्ट्रकूट वंश था। कौन कौन से यहाँ पर मैं लिख दूं, एक तो आपका यहाँ पर ये प्रतिहार दिया ही गया है, पाल भी दिया गया है। तीसरा आपका क्या था? तीसरा आपका एक था राष्ट्रकूट। ये 3 वंशों के बीच में यहाँ पर त्रिकूट बोल लो या त्रिपक्ष संघर्ष बोल लो, यहाँ पर जारी था। कन्नौज के राजा आपके हर्षवर्धन भी हुए, ये भी पेपर में आपसे कई बार पूछा गया है। कन्नौज किसकी राजधानी थी? तो राजा हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी। हर्षवर्धन का दरबारी कभी चीनी यात्री भी आया था और इनका दरबारी कभी बाण भट्ट भी रहा करता था, जिसने हर्षचरित की रचना की थी। ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अगला देखो, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह आपके तंजौर में है, तंजौर तमिलनाडु में है। यह आपके 14 मंजिला मंदिर है। कितना? 14 मंजिला आपका मंदिर है। ये भी मैंने आपको कई बार बताया है, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, कहता है शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई है? शाहनामा एक किताब का नाम है जो कि फिरदौसी ने लिखी है। किसने? फिरदौसी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है निम्न में से कौन सा सुमेलित है? सुमेलित वाला आपको ढूंढना है जो सही जोड़े में दिया गया हो। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया, है ना। लॉर्ड कैनिंग सती प्रथा का अंत, गलत दिया गया है। सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिंग ने किया था। किसने? विलियम बेंटिंग ने किया था, यहाँ पर गलत। लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी नीति लाई? विलय नीति, जिसको हड़प नीति बोलते हैं, जिसमें झांसी, सतारा, नागपुर, संबलपुर का विलय किया गया था। और सहायक संधि कौन लाया था? सहायक संधि लाया था वेलेजली। कौन? वेलेजली। 1798 में, कब? 1798 में लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि थी, ठीक। विलय नीति किसकी थी? विलय नीति थी डलहौजी की। ये सारे के सारे आपके मिसमैच यहाँ पर दिए गए हैं, तो पहला विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग बातों को समझिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था ना, इसको स्थायी बंदोबस्त का जनक बोला जाता है, सिविल संहिता का भी जनक इसको बोला जाता है। बात है आपकी 1793 की। 1793 में इसने
स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था। स्थायी बंदोबस्त किस क्षेत्र में लागू किया गया था? बिहार, है ना, BR लिख देता हूँ, बिहार, बंगाल, WB वेस्ट बंगाल, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ठीक है ना, यहाँ पर ये आपका लागू किया गया था, पूर्वी क्षेत्र में लागू आपका किया गया था, 1793 में किया गया था। इसमें जो स्थायी था वो कर जो था वो स्थायी रखा गया था। इसमें सूर्यास्त विधि, ये भी पेपर में बन सकता है कि स्थायी बंदोबस्त में किस विधि का उपयोग किया जाता था? सूर्यास्त विधि। अगर सूर्य ढलने से पहले लोग कर नहीं चुका पाते थे तो उनकी जमींदारी, जो जमीनें थी उनकी, वो नीलाम कर दी जाती थी। इसमें सूर्यास्त विधि किसमें उपयोग में लाई गई थी? तो स्थायी बंदोबस्त में आपकी लाई गई थी। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। उस दौरान आपके 3 बंदोबस्त फेमस है, एक स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। इन तीनों बंदोबस्त को मैं आपको यहीं पर बता देता हूं ताकि अच्छे से आप लोग यहाँ पर समझ पाओ। फिर मैं आगे इन क्वेश्चन को यहाँ पर आपको कराता हूँ। यहाँ पर कुछ बातें पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस का हिस्सा है आपका। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, स्थायी बंदोबस्त 1793 में कॉर्नवालिस ने शुरू किया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। कर वसूलने की जिम्मेदारी जमींदार, राजा या तालुकदार को दी गई थी। ये पेपर में बहुत बार पूछी जाती है। किसमें जिम्मेदारी सौंपी गई थी जमींदारों को कर वसूलने की? तो स्थायी बंदोबस्त में, ठीक है ना। कर इसमें कैसा था? स्थायी था। दूसरी एक आपकी थी महलवाड़ी, 1822 में होल्ट मैकेंजी ने इसको शुरू किया। उत्तर भारत में है आपका, शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश में, अवध वाले क्षेत्र में इसको शुरू किया गया था। कर वसूलने की जिम्मेदारी किसको दी गई? गांव के प्रधान या मुखिया को इसमें जिम्मेदारी सौंपी गई कि तुम कर वसूल के हम अंग्रेजों को दोगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, ये दक्षिण भारत में आपकी शुरू की गई थी 1820 के दशक में। थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को शुरू किया था। सीधे किसानों से कर वसूला जाता था, डायरेक्ट इसमें किसानों से आपका कर वसूला जाता था। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपसे पूछी जा सकती है। ठीक, एक क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया था बृहदेश्वर मंदिर के बारे में, है ना, जिसका निर्माण चोल राजाओं ने तंजौर में किया था। तंजौर आपके विकल्प में दिया गया था। यहीं से पेपर में क्वेश्चन आपका बनाया गया था, जो कि 14 मंजिलों वाला आपका मंदिर था। और इसमें इस मंदिर में नटराज की मूर्ति स्थापित की गई थी। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन था अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है, यूनेस्को में आपका ये भी शामिल किया गया है। जितने भी लोग पहली बार इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं उनको एक जानकारी यहाँ पर बताना चाहूँगा जो कि उनके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, है ना। ये जो आप लोग यहाँ पर ये नोट्स देख पा रहे हो जिसमें पॉइंटों को हाईलाइट किया गया है, आपके सामने अपनी आंखों से आप लोग प्रत्यक्ष देख पा रहे हो। नए मित्र इन बातों को ध्यान से सुन लेना, है ना। जो आपका पेपर बनेगा, पेपर आपका SCERT की किताबों से बनता है। मैंने अभी PYQ आपको कराए, फिर उसके साथ ये SCERT के नोट्स के साथ मैच करा दिए, तो क्वेश्चन इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। जितने भी लोग इन नोट्स को लेना चाहते हैं, SST की 60 नंबर की तैयारी करना चाहते हैं, SST में क्वेश्चन आपसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के सर्वाधिक पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त म्यूजिक, एग्रीकल्चर, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन से थोड़े बहुत क्वेश्चन आपसे यहाँ पर भी पूछे जाएंगे। तो नोट्स में आपको पूरा का पूरा कंप्लीट मटेरियल मिलने वाला है, ठीक है ना। और ये नोट्स आपको मिलेंगे कैसे? नोट्स PDF फॉर्मेट में मिलेगा, व्हाट्सएप पे आपको सेंड कर दिया जाएगा फटाक से। नोट्स का प्राइस 299 रुपये है। लेना कैसे? दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन नोट्स को आप लोग फटाक से प्राप्त कर लो, और 2 से 3 घंटे लगातार पढ़ोगे तो भी आप लोग इसको कंप्लीट कर लोगे। पेपर से पहले एक अंतिम रिवीजन आपका हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको कोई भी किताब, थर्ड पार्टी का कंटेंट, कुछ भी मॉक टेस्ट वगैरह देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि कोई भी किताब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप लोग नोट्स को पढ़ लेना, हमारी वीडियो को देख लेना। 60 में से 50 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। क्योंकि SST ही अक्सर पेपर में फेल होने का कारण आपकी बनती है, क्योंकि अधिक नंबर का यह आपका मामला रहता है। जितने भी लोग सरकारी टीचर इस वीडियो को देख रहे हैं, वे लोग तो इन नोट्स को ले ही लें हर हालत में, है ना। और तैयारी करने वाले तुम लोग भी इन नोट्स को लेकर के अभी से पढ़ाई करो और रिवीजन आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहीं से पेपर आपका बनने वाला है, इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नोट्स के साथ पूछे गए सभी वर्ष के क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको स्पेशल SST का मिलने वाला है, ताकि आपको अलग से कुछ भी ना करना पड़े। क्वेश्चन में सबसे महत्वपूर्ण बात हमने क्या कर दी है, इसमें मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन को लिखा है, उसके सामने डायरेक्ट उसका आंसर मैंने लिख दिया है। 4 विकल्पों को यहाँ पर मैंने नहीं रखा है, ताकि आपका टाइम बच जाए। पेपर का अंतिम दौर है, आपका अंतिम रिवीजन हो जाए,
है ना। क्वेश्चन को पढ़ोगे, डायरेक्ट आंसर को आप लोग पढ़ लेना, है ना। इसमें क्वेश्चन जो आपको मिलने वाले हैं 2011 से 22 तक, अभी तक जितने भी यूपी टेट के एग्जाम हुए हैं उन सभी पेपर का सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे मैंने 13 के क्वेश्चन आपको कराए, कंबोडिया वाला करा दिया, कन्नौज वाला करा दिया, तंजौर तमिलनाडु वाला करा दिया, फिरदौसी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये सब मैंने अभी आपको कराए हैं। तो ये सब कुछ आपको मिल जाएंगे। जिन लोगों के पास रेगुलर पढ़ने का टाइम नहीं है तो एक बार पढ़कर इनका पूरा रिवीजन आप लोग कर लेना। तो नोट्स के साथ आपको क्या मिलने वाला है, PYQ क्वेश्चन भी आपको मिलने वाला है। तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अभी आप लोग इनको प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है मार्को पोलो कौन था। मार्को पोलो जो था ये अन्वेषक था, ये वेनिस का यात्री था। कहाँ का यात्री था? ये आपके वेनिस का यात्री हुआ करता था मार्को पोलो। अगला देखो क्वेश्चन यहाँ पर कहता 7 नंबर का, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय समाचार पत्र था। भारत का पहला समाचार पत्र या एशिया का पहला समाचार पत्र वह था आपका बंगाल गजट। कौन था? बंगाल गजट था। ये आपका 1780 में आया था, है ना। कौन लाया था? जेम्स हिक्की, आपने नाम सुना होगा जेम्स हिक्की का। इसको हिक्की का गजट के नाम से भी जाना जाता है, जेम्स हिक्की। ठीक, इम्पोर्टेंट। और ये जो बंगाल गजट था इसमें अंग्रेज़ों की नीतियों की आलोचना की जाती थी जम के, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। अगला देखो क्वेश्चन कहता है प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण हुआ था। तो प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण कहाँ पर हुआ था? दुबई में, न्यूयॉर्क में, लंदन में या दिल्ली में? बताओ। क्वेश्चन ये ज्योग्राफी का है। कहाँ से उठाया गया? ज्योग्राफी का उठाया गया, परिवहन वाले चैप्टर्स से। तो भूमिगत जो पहला रेलवे का निर्माण किया गया था ये आपके दिल्ली, दुबई यहाँ पर नहीं किया गया था, ये आपके लंदन में किया गया था। कहाँ पर? लंदन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है अमेरिका ने नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया था? तारीख थी 9 अगस्त 1945 की, है ना। नागासाकी ये कहाँ पर पड़ता है? आपका जापान के 2 शहर थे उस दौरान। ये बात आपकी हो रही है द्वितीय विश्व युद्ध की। द्वितीय विश्व युद्ध आपका 1939 से 1945 तक चला था, है ना। जब अंतिम टाइम आया द्वितीय विश्व युद्ध का 1945 में, अगस्त की बात है, 8-9 अगस्त की बात है। एक तो परमाणु बम आपका हिरोशिमा पर गिराया गया, दूसरा नागासाकी पर गिराया गया था। हिरोशिमा और नागासाकी जापान के 2 शहर थे जो कि ध्वस्त कर दिए गए अमेरिका के परमाणु बम के द्वारा। 9 अगस्त को नागासाकी पर आपका बम गिराया गया था। और एक पॉइंट और भी ख्याल कर लेना कि 6 अगस्त को क्या हुआ था? 6 अगस्त जो मैं आपको बता रहा हूँ, हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया। ये भी आपका शहर था जापान का ही। उसके 2-3 दिन के बाद 9 अगस्त को आपका नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये आपकी 1962 में आपकी की गई थी। अगला क्वेश्चन कहता है बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था, बाल कल्याण से संबंधित यूनिसेफ आपकी हो जाएगी। WHO की स्थापना आपकी 14 अप्रैल 1948 को हुई थी, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से जानते हैं। अगला देखो कौन सा देश दक्षिण सार्क का सदस्य नहीं है? ये क्वेश्चन मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए कहता हूँ क्योंकि एक तो ये PYQ क्वेश्चन है, हर बार यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया है और ये सिलेबस में दिया गया है। एक तो संयुक्त 2 सिलेबस में आपके मुख्य तौर पे दिए गए हैं, एक तो ये दक्षिण दिया गया है, दूसरा आपका UNO दिया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ दिया गया। ये 2 ही आपके सिलेबस में दिए गए हैं। थोड़ा बहुत पंचशील सिद्धांत आ जाता है और भारत की गुट निरपेक्षता नीति आ जाती है, बस इतना दिया गया है। और एग्जामिनर यहीं से घुमा के क्वेश्चन बार बार पूछ लेता है। यहाँ पर आपसे पूछा दक्षिण सार्क का सदस्य नहीं है, तो यहाँ पर आपका म्यांमार इसमें आपका शामिल नहीं है। लेटेस्ट आपका अफगानिस्तान था, 2005 में ये आपका शामिल हुआ था, लेकिन इसको 2007 में पूर्ण दर्जा मिला। कब पूर्ण दर्जा कब मिला इसको? तो 2007 में इसको पूर्ण दर्जा मिला। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, ये सारे के सारे देश आपके कुल मिलाकर के इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो 8 वर्तमान में देश इसमें आपके शामिल हैं। दक्षिण या सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। दक्षिण की स्थापना 1985 में हुई थी, 7 देशों ने मिलकर की थी और इसका मुख्यालय आपका काठमांडू में है। 2005 में अफगानिस्तान शामिल हुआ, 7 में इसे पूर्ण दर्जा मिला। अब देशों की संख्या 8 हो गई। भारत शामिल है अपना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव,
अफगानिस्तान। म्यांमार इसमें शामिल नहीं है, नहीं करके आपसे यहाँ पर पूछा है, तो एग्जामिनर बहुत अलग प्रकार से भी क्वेश्चन बना सकता है। ठीक, तो ध्यान में रखना। और मैं ये भी आपको बता रहा था, हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बम गिराए थे। ठीक, और संयुक्त राष्ट्र संघ भी आपका दिया गया है सिलेबस में। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। इसका लक्ष्य था कि आने वाली पीढ़ियों को युद्ध विभीषिका से बचाया जा सके, है ना, जैसे परमाणु हमले हो रहे, इनसे कैसे बचाया जा सके। शुरू में 51 देश इसमें शामिल थे। ठीक, 193 देश हैं वर्तमान में। 193वां देश दक्षिणी सूडान है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार मनाने की घोषणा की। तो 10 दिसंबर को हर प्रत्येक साल में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये बातें इंपॉर्टेंट हैं, सिलेबस में दी गई हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक, एक बात और, एक भारत की महिला श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित, ये महासभा की सदस्य भी रह चुकी हैं, महासभा की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, सदस्य नहीं सॉरी, अध्यक्ष रह चुकी हैं। ठीक, ये भी पेपर में आपके आ सकता है। और सुरक्षा परिषद में आपके कितने देश हैं? कुल 15 देश हैं, और इसमें 5 आपके स्थायी परमानेंट हैं। 5 देश कौन से? चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन। और देखो यहाँ पर भारत के जो लोग हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रख्यात भारतीय न्याय शास्त्री भी रह चुके हैं, है ना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर? द हेग, नीदरलैंड में मुख्यालय। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जो 9 वर्ष के लिए आपके चुने जाते हैं। भारत के कौन से लोग? श्री वीएन राव, श्री नगेंद्र सिंह, श्री आर.एस. पाठक, दलवीर भंडारी, ये न्यायाधीश रह चुके हैं। पेपर में पूछेगा, 4 विकल्प कर देगा, 3 इसमें से दे देगा, एक कहेगा इसमें से कौन नहीं था न्यायाधीश, तब आपका कन्फ्यूज़न होगा। तो इसलिए यहाँ पर इनको रट्टा मार लो यहीं पर, ठीक, या समझ लो जो भी करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? देखो, विकल्पों के अनुसार आपको सोल्व करना पड़ता है। आप लोग कहो कि हम गंगा को यहाँ पर टिक करेंगे, अब गंगा है ही नहीं ऑप्शन में, तो तुम कैसे टिक करोगे? तो सबसे लंबी नदी अगर बात की जाए, ये सारी नदियाँ आपकी दी गई हैं, तो गोदावरी इन सभी नदियों में से सबसे लंबी हो जाएगी। गोदावरी की लंबाई कितनी है आपकी? 1465, है ना, कितनी? हाँ सही है, इसकी लंबाई 1400 आपकी 65 है, किलोमीटर में है आपकी। ठीक, और ये नदी कहाँ से आती है, कहाँ से निकलती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये नासिक कहाँ पर पड़ता है आपका? नासिक आपके महाराष्ट्र में पड़ता है। नासिक का त्र्यंबकम, है ना, जगह का नाम है, वहाँ से ये आपकी गोदावरी निकलती है। गोदावरी को दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, साउथ इंडिया में, ठीक है ना, साउथ इंडिया में। ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अगला देखो क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कहता है, ठीक, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जाता? पृथ्वी की आयु की गणना करनी है तो किसका उपयोग नहीं करेंगे? नहीं दिया है यहाँ पर। चंद्रमा व ज्वारीय, महासागरों में लवणता, अवसादन की दर, पृथ्वी का आकर्षण बल से, ये तो खिंचाव बल है, इससे भले ही क्या पृथ्वी की आयु की परिकल्पना की जा सकती है? नहीं, तो सी विकल्प आपका नहीं वाला हो जाएगा। अगला देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित एक मृतक घाटी डीथ वैली का उदाहरण है। मरी हुई घाटी डीथ वैली मृतक घाटी का उदाहरण क्या हो जाएगा? रिफ्ट घाटी। अब ये रिफ्ट घाटी क्या होता है मित्र? भूगोल में आपका दिया गया रिफ्ट घाटी, भ्रंश घाटी, ये सब कुछ दिया गया, तो इसको मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। रिफ्ट घाटी क्या है, कौन सी नदियाँ निकलती हैं, जिसको भ्रंश भी बोलते हैं। ठीक, पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर कुछ बातें आपको समझ लेनी उपयोगी रहेंगी। देखो, अगर भ्रंश पर्वत या रिफ्ट घाटी, भ्रंश घाटी, ये एक ही होते हैं। इनका निर्माण कैसे होता है ये भी देखो, मैं भारत के संदर्भ में बात कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन यहाँ से भी पेपर में आ चुका है। भ्रंश पर्वत के निकट बनी घाटी जो होती है ना, वही आपकी भ्रंश घाटी या रिफ्ट घाटी बोली जाती है। रिफ्ट घाटी, ठीक, रिफ्ट, तो भ्रंश घाटी ही रिफ्ट होती है। ये पर्वत, जो पर्वत आपका भ्रंश होता है, वहाँ जो उसके नीचे की जो घाटी होती है, वहीं पर आपकी भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। जैसे मैं भारत की बात करूँ, भारत में जैसे नर्मदा नदी है, जो नर्मदा नदी है ना, ये भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, क्योंकि बिंद एवं सतपुड़ा जो पर्वत है ना, ये आपकी भ्रंश घाटी का ही पर्वत है, भ्रंश पर्वत है। ये कैसा पर्वत है? भ्रंश पर्वत है। जो नदी बहती है वो है आपकी नर्मदा,
यहीं से बहती है सतपुड़ा से। विश्व के प्रमुख भ्रंश पर्वत, बाससेज पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट, सियरा नेवादा। हमारे देश में पश्चिमी घाट भ्रंश पर्वत का ही उदाहरण आपका हो जाएगा, है ना। पर्वत भी आपके होते हैं। इनका निर्माण कैसे होता है, जैसे निर्माण की बात करूं, विशालकाय चट्टानी खंडों में भ्रंश या दरार पड़ने से इनका निर्माण होता है। चट्टानों के भ्रंशित होकर ऊपर उठने या नीचे धंसने से भ्रंश पर्वत बनते हैं, ठीक है ना। जो निकट घाटियां होती हैं, नदियां होती हैं, वहां से आपकी नदियों का निर्माण होता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट था पेपर के लिए। अगला क्वेश्चन कहता है मेयान ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपके ज्वालामुखी, अभी जस्ट आपको बता रहा था मैं, ज्वालामुखी है, पर्वत है और भ्रंश घाटी, ये भी सिलेबस में ज्योग्राफी में आपके दिए गए हैं, तो वहाँ से भी क्वेश्चन निश्चित आपसे बन सकता है। मेयान जो ज्वालामुखी पर्वत है ये आपके फिलीपींस में है। अब हवाई द्वीप में कौन सा है, चिली में क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है, कौन से ज्वालामुखी कहाँ पर है, किस देश में है, किस महाद्वीप में है, सुषुप्त कौन सा है, सक्रिय कौन सा है, स्ट्राम्बोली कहाँ का है, इटली कहाँ का है ना। ये सारे आपके पेपर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे ज्वालामुखी को 1 मिनट के भीतर मैं निपटा देता हूँ, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे बन जाए तो आप लोग उस क्वेश्चन को सोल्व कर सको। क्वेश्चन में आपसे पूछा था कौन सा ज्वालामुखी है, वो मैंने आपको बता दिया। जैसे अभी हमने बताया आपको, क्वेश्चन में था मेयान कहाँ का है, तो मेयान आपका फिलीपींस का है, ठीक, तो फिलीपींस का हो जाएगा। अब देखो कुछ ज्वालामुखी हैं सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पर आपका शुरू होता है इटली का एटना व स्ट्राम्बोली, है ना। जो इटली का स्ट्राम्बोली है ना, ये भूमध्य सागर द्वीप में है, जिसमें सदैव उद्गार होता रहता है, सदैव उद्गार होता रहेगा, तो आसपास का क्षेत्र प्रकाशमान रहेगा, इसी कारण इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको बोलते हैं, तो स्ट्राम्बोली को बोलते हैं, जो कि इटली का है। कहाँ का है, इटली का है। और सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा, सबसे ऊंचाई पर स्थित है और सक्रिय भी है, कोटोपैक्सी। कौन सा, कोटोपैक्सी दक्षिण अमेरिका का है। इटली का विसुवियस है, सुप्त है, सुप्त है, ये इसमें कभी कभार उद्गार होता है। जापान का फ्यूजियामा है। शांत कभी पहले कभी उद्गार हुआ था, लेकिन अब संभावना इसमें नहीं है। म्यांमार का पोपा, अमेरिका का ओरेगन राज्य की क्रेटर झील। विश्व के प्रमुख आपके ज्वालामुखी जो है ना, वो कहाँ पर हैं, ये आपसे बन सकता है। इटली एटना विसुवियस, भारत का बैरान द्वीप, म्यांमार का पोप, इंडोनेशिया का क्राकाटाओ, फिलीपींस का मेयान। ये पेपर में आपसे पूछा जा चुका है। इम्पोर्टेंट ज्वालामुखी पर्वत एकदम से आपके ख़त्म कर दिए हमने। अब इसके अलावा कुछ नहीं पर्वत में आपको पढ़ना है अलग से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है। अभ्रक मेखला आपकी हजारीबाग, झारखंड, गया, बिहार, मुंगेर आपकी यहाँ पर पाई जाती है। सी विकल्प करेक्ट। अगला देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद मैदान में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क धूल भरी हवा को बोलते हैं। यहाँ पर आपके लंदन टेम्स नदी के किनारे है, न्यूयॉर्क आपका मिसिसिपी नदी भी आपकी हो जाएगी, और हडसन नदी है ना, हडसन नदी के भी किनारे आपका हो जाएगा। दिल्ली यमुना के किनारे है, आपको पता है। लेकिन पेरिस आपका किस नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे, ना कि डेन्यूब। तो बी आपका गलत है, गलत जोड़ा आपका बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कोयले का सर्वाधिक उपयोग कहाँ पर किया जाता है। ऊर्जा उत्पादन में, लोहा इस्पात संयंत्रों में, बाष्पीय जहाजों में या रेलवे में। जो कोयले जो भारत में होता है ना सर्वाधिक, इसका उपयोग किस क्षेत्र में करते हैं, तो ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक कोयले का ही उपयोग किया जाता है। बैलाडीला की खदान किस लिए जानी जाती हैं, ये लौह अयस्क के लिए बैलाडीला की खदान आपकी जानी जाती हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की थी, हमने आपको बताया 10 दिसंबर 1948 को की थी। किन राज्यों में 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज को लागू किया गया था। 2 राज्य थे आपके, पहला था राजस्थान का नागौर जिला, है ना, और दूसरा था आंध्र प्रदेश। करेक्ट आपका जवाब हो जाएगा। 2 अक्टूबर की बात है, कब की, 2 अक्टूबर 1959 की यह बात है ना। राजस्थान का एक नागौर जिला था, वहाँ पर सबसे पहले, उसके बाद आंध्र प्रदेश में इसको पंचायती राज को लागू किया गया था। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन देखो एक ही चैप्टर से आए हैं, पंचायती राज व्यवस्था से। यहाँ पर 73वां भारतीय संविधान संशोधन संबंधित आपका हो जाएगा पंचायती राज प्रणाली से। देखो 73वां जो संविधान संशोधन है, यहाँ से पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछे गए, पंचायती राज प्रणाली से आपका संबंधित हो जाएगा।
73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। कब? 1992 में हुआ था। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक। और भाग किसमें? संविधान के भाग 9वीं भाग जो है ना, 9th भाग में इसको जोड़ा गया है, ठीक। और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। अनुसूची की मैं बात करूं, अनुसूची किसमें? 73वें संविधान संशोधन में संविधान का 9वां भाग आपका 9 हो जाएगा, अनुसूची 11 हो जाएगी। और अनुसूची 11 में कुल 29 विषय इसमें शामिल किए गए हैं, जो कि पंचायती राज प्रणाली से संबंधित हो जाएगी। इसी प्रकार जो 74वां संविधान संशोधन है, ये आपका नगर पालिका से संबंधित है, या नगर पंचायत से संबंधित है, या शहरी प्रशासन से आपका संबंधित हो जाएगा, है ना। ये आपके भाग 9A में आपका शामिल किया गया है ना। 12वीं अनुसूची में आपको इसमें शामिल किया गया। 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय आपके शामिल किए गए हैं। ये भी बात इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, अप्रसता की समाप्ति, अप्रसता आपका अनुच्छेद 17, ठीक। अगला देखो, वित्त आयोग किस अनुच्छेद से है? तो आपका 280 से है। वित्त आयोग 280 से संबंधित। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं कह दूं तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि पेपर में कई बार पूछा गया। 3:2 का रेशियो आपका राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई में पाया जाता है, या इसका यही अनुपात है। और राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज, वंदे मातरम कौन रचयिता, कौन किस सेकंड, ये पेपर में बहुत बार देखने को मिला है, क्योंकि सिलेबस का आपका पार्ट है। मैं आपको 1 मिनट में सारी जानकारी बता देता हूँ। यहाँ पर 1-2 बातें आप लोग समझ लो जो पेपर में इम्पोर्टेंट आपके लिए हैं। देखो, सबसे पहले मैं राष्ट्रीय ध्वज की बात करूँ, 3 रंग हैं, सभी को पता है, बच्चा को पता है। केसरिया रंग होता है बलिदान का प्रतीक, बीच का रंग होता है शांति का प्रतीक, हरा रंग हरियाली का प्रतीक, ठीक। और बीच में एक होता है अशोक चक्र, ठीक। इसमें 24 तीलियाँ हैं, 24 तीलियाँ हैं। एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है यहाँ से, ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 2 कितना है? 3:2। कितना? 3:2। अब तक पेपर में आपसे 3 बार क्वेश्चन ये ध्वज से लंबाई चौड़ाई से पूछ चुका है। तो 3:2 का रेशियो है। राष्ट्रगान को समझो। राष्ट्रगान के रचयिता गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, 52 सेकंड की अवधि में गाया जाता है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। यह गीत स्वतंत्रता संग्राम में जन जन का प्रेरणा स्रोत रहा है, ठीक। राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है। ये भी बातें आपकी दी गई हैं छोटी छोटी। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। नर मोर पंखों को फैलाकर नृत्य करता है। गर्दन चमकीली होती है। मादा की अपेक्षा नर मोर अधिक सुंदर होता है, इसके पंख होते हैं। राष्ट्रीय पुष्प आपका कमल है। भारत का राज्य चिन्ह अशोक स्तंभ है, ठीक। अशोक स्तंभ में क्या क्या है? ये पेपर में आपसे एक क्वेश्चन देखने को मिल चुका है, इंपॉर्टेंट। देखो, नीचे की पट्टी में एक चक्र है, चक्र के दाईं ओर एक सांड या सांड बोल सकते हैं, है ना। बाईं ओर एक घोड़ा। तो क्या क्या है इसमें? एक तो सांड आपका हो गया, एक तो आपका घोड़ा हो गया। और इसमें राज्य चिन्ह में 4 सिंह हैं। सिंह का मतलब शेर। प्रत्येक सिंह का मुंह पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में है। और नीचे वाली पट्टी में घोड़ा, सांड, और सबसे नीचे सत्यमेव जयते आपका लिखा हुआ। ये भी पेपर में आपसे बन सकता है। जो बात इंपॉर्टेंट थी वो हमने आपको बता दी। रही बात इन नोट्स की, जो भी लोग इच्छुक हो, नोट्स लेना चाहते हो तो पढ़ लेना, ले लेना, है ना। कोई ज़बरदस्ती बात यहाँ पर नहीं है। जो आपको अच्छा लगे, आप अपने मन के मालिक हो, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, नीति आयोग पूर्व में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? अब तो नीति आयोग के अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री होते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने इसमें चेंज किया है। और पहले आपके योजना आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। अब नीति आयोग आपका 2015 से आपका आ गया है ना, तो प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में कौन है नीति आयोग का अध्यक्ष? श्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो बांग्लादेश से मणिपुर की सीमा नहीं लगती है। मेघालय की, त्रिपुरा की, मिजोरम की तो लगती है, लेकिन मणिपुर की आपकी नहीं लगती है। नहीं वाला बताना है तो मणिपुर करेक्ट हो जाएगा। भारत में कौन सा जंतु लुप्त हो गया है? शेर, तेंदुआ, चीता, बाघ। तो चीता आपका लुप्त हो गया है। कैसा लुप्त हो गया है? एकत्रित वर्षा जल वर्षा के 30 से 40 मिनट के बाद पीने योग्य नहीं रहता है, क्योंकि जल में आपकी वर्षा के जल में अम्लीय होता है ना, सल्फर डाइऑक्साइड। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर
भी जजिया कर लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। जेके मंदिर कहाँ पर है? तो कानपुर। कानपुर वालों इस वीडियो में फटाक से कमेंट कर दो। मथुरा वालों, लखनऊ वालों, वाराणसी वाले, जितने भी लोग देखो इस वीडियो को, तो लोग 5-6 हज़ार तो देख ही लेंगे, ज़्यादा भी देख लेंगे, लेकिन आपके अपने उत्तर प्रदेश में कुछ 75 ज़िले हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बात कमेंट करके बता दो कि आप लोग, हर किसी को कमेंट करना अनिवार्य है। हम भी देख लेते हैं किस किस ज़िले से कहाँ की जनसंख्या अधिक इस वीडियो को देखती है। तो सभी को इस वीडियो में कमेंट करना अनिवार्य है। भले ही आपने आज तक कमेंट नहीं किया है, लेकिन अपना ज़िला तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आपका ज़िला किस लिए फेमस है, उसके बारे में 2-4 बातें तो आप लोग लिख सकते हो ना, क्योंकि आप एसएसटी यहाँ पर पढ़ रहे हो। तो जेके मंदिर आपका कानपुर में आपका हो जाएगा। सोना का लैटिन नाम क्या है? तो आरम इसका हो जाएगा। शारदा, हरविलास शारदा, एक व्यक्ति का नाम था हरविलास शारदा, ठीक है ना। तो ये आपका शारदा अधिनियम 1929 का था, है ना। तो इसमें क्या किया गया था, लड़कियों की जो उम्र थी ना वो 14 वर्ष कर दी गई, लड़कों की 18 कर दी गई कि जाओ अब शादी करो। ये वाला नियम आपका हो जाएगा 14 वर्ष 18 वर्ष। उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सतीश महाना इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने अपडेट कर दिया है ना, अपडेट कर दिया है। ये तो पेपर में आपको 2013 के क्वेश्चन करा रहा हूँ। 13 में आपके माता प्रसाद पांडे, है ना, माता प्रसाद पांडे, लेकिन अब तो आपके सतीश महाना है। इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखो, ये भी क्वेश्चन यहाँ पर पेपर में आपसे 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ ये पूछा गया था। तो उस दौरान आपकी ये यहाँ पर ये जवाब था, लेकिन अब रानी मुखर्जी है कौन सा? तो ये है 71वां जो है ना आपका फिल्म पुरस्कारी, क्योंकि क्वेश्चन आपका ओल्ड है ना, इसको त्यागो। यहाँ पर रानी मुखर्जी अब हैं 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, 71वें। बिहार राज्य ने विश्व बैंक के साथ किस वर्ष, ये भी ओल्ड क्वेश्चन है, हटाओ इसको, कौन सा ऊर्जा स्रोत पारंपरिक नहीं है? देखो, एक तो पारंपरिक, दूसरे गैर पारंपरिक। पारंपरिक जिनका उपयोग हम लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं, जैसे कोयला है ना, कोयला है, खनिज तेल है, पेट्रोलियम है, इन सभी का हम लंबे समय से करते आ रहे हैं। कोयला आपका पारंपरिक हो जाएगा, नाभ की ऊर्जा पारंपरिक हो जाएगी, डीजल पेट्रोल ये भी पारंपरिक हो जाएगा। लेकिन पारंपरिक नहीं तो आपका सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, है ना, ये भी नवीकृत हैं, ये गैर पारंपरिक हैं। ठीक, ये विकल्प सी आपका करेक्ट हो जाएगा। रिंग कुशन का प्रयोग, जो रिंग कुशन होता है ना, इसका सया घाव भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन आपका कहाँ से पूछा गया? ये फिजिकल एजुकेशन का क्वेश्चन है। गोंद पर कलफ किस प्रकार के वस्त्र पर लगाया जाता है? सूती वस्त्र पर। ये क्वेश्चन आपके होम साइंस का है, होम साइंस का क्वेश्चन है। अगला देखो, टाइलिन नामक एंजाइम किस में पाया जाता है? तो ये लार रस में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके होम साइंस का है, ठीक है ना। ये सब कुछ मैंने नोट्स में प्रोवाइड कर दिया गया है। द्वितीयक रंग कौन कौन से होते हैं जिनको कुछ अन्य रंगों के साथ मिलाकर के बनाया जाता है? वे आपके द्वितीयक होते हैं। जैसे लाल आपका प्राथमिक हो जाएगा, तो बात आपकी बनेगी नहीं यहाँ पर। सफ़ेद आपका प्राथमिक हो जाएगा, बात आपकी बनेगी नहीं। नीला, लाल, हरा, यहाँ पर क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब? द्वितीयक आपसे पूछा है। सफ़ेद, काला, काला हट जाएगा। नारंगी, हाँ, नारंगी, हरा, बैगनी, ये आपका द्वितीयक हो जाएगा। ठीक, ये द्वितीयक आपका हो जाएगा। इनमें से एक वेद संगीतमय, तो भाई वेद आपके 3 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो गायन या संगीत का जनक किसको बोलते हैं? सामवेद को संगीत का जनक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगीत का जनक किसको बोलते हैं? तो सामवेद को जनक बोलते हैं। संगीतमय आपका हो जाएगा। अगला देखियो, जलोढ़ मिट्टी भारत के किस क्षेत्र में प्रचुरता में मिलती है? जलोढ़ मिट्टी आपके मैदानी क्षेत्र में मिलती है भाई। तो गंगा यमुना का जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर आपकी मिलती है। दोआब क्षेत्र में मिलती है। ठीक, अगला, फल परिरक्षण में कौन सा रसायन प्रयोग नहीं किया जाता है? नहीं वाला ढूंढ करके बताना है। कैल्शियम बाई कार्बोनेट का प्रयोग फलों में नहीं किया जाता है। पोटेशियम मेटावाइसल्फेट, सोडियम बेंचोइट, सोडियम मेटावाइसल्फेट, इनका किया जाता है। ये डी विकल्प गलत है आपका। एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं भाई?
12 स्वर होते हैं। ये क्वेश्चन आपके म्यूजिक का है, संगीत का क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि पेपर में कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब एक क्वेश्चन इन्होंने 2013 में कंप्यूटर का डाल दिया, उसके बाद नहीं पूछा। तो 1 KB आप लोग ये जानते हो ना, 1 KB बराबर 1024 बाइट आपके होते हैं। और 1 MB में आपके 1024 KB होते हैं। ठीक, 1 GB 1024 गीगाबाइट होते हैं, ये भी आपको पता होगा। अगला, ये भी क्वेश्चन आपका पुराना, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उपयोगी नहीं है भाई? किसान लोग, ग्रामीण लोग से जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, तो ये तो क्वेश्चन आप लोग कर ही सकते हो। और ये क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर से लिया गया, एकदम तुच्छ क्वेश्चन। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या नहीं करोगे? उर्वरक तो करोगे आप लोग, जंगल को काटोगे क्या? सिंचाई भी करोगे, मशीनों से भी करोगे, लेकिन जंगल थोड़ी ना काटोगे कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए। ये कैसी बात हुई? इससे तो आपका पर्यावरण प्रदूषण होगा। ठीक, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। किस सागर में लवणता सबसे अधिक पाई जाती है? तो डीड सी, मृत सागर में सर्वाधिक लवणता आपकी पाई जाती है। आईपीएल का किससे संबंध है? अब ये भी क्वेश्चन कराऊं मैं आपको, क्योंकि आपका खेल और स्वास्थ्य सिलेबस में दिया गया है। क्रिकेट के बारे में, हॉकी के बारे में, पेरिस ओलंपिक के बारे में, है ना, बैडमिंटन के बारे में, पिच की लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, कितने समय में खेला जाता है, पारियों में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, ये भी बनते हैं क्वेश्चन इस टाइप के। भारत में एशियाई खेल सर्वप्रथम आपके दिल्ली में शुरू किए गए थे। कब किए गए थे? 1951 में आपके शुरू किए गए थे। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है प्रचलित रूप में? तो आप क्या कहोगे, कबड्डी कहोगे या हॉकी कहोगे? भारत का राष्ट्रीय खेल आपका प्रचलित रूप में, ठीक, क्रिकेट आपका ये विदेशियों का है, फुटबॉल आपका होगा नहीं, हॉकी भारत का वैसे हॉकी है आपका। हॉकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर हॉकी आपके सिलेबस में दिया गया, तो हमने उसको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट किया है आप सभी लोगों के लिए। जैसे कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। यही क्वेश्चन एग्जामिनर ने ढूंढ लिया कि भाई बताओ राष्ट्रीय खेल भारत का कौन सा है, तो हॉकी हो जाएगा। और हॉकी में 11-11 खिलाड़ियों की 2 टीमों के बीच में खेला जाता है। खेल मध्य रेखा से शुरू होता है, स्टिक के चपटे भाग से ये खेला जाता है। टीम संरचना 5 फॉरवर्ड, 3 हाफ बैक, 2 फुल बैक, 1 गोलकीपर, ये भी पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। खेल की अवधि कितनी होती है? 70 मिनट इसकी अवधि होती है। 35-35 मिनट के 2 भाग इसके होते हैं। बीच में 5 से 10 मिनट का विश्राम ले लिया जाता है। आधे समय बाद टीमें दिशा बदल लेती हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब मैदान का आकार भी पूछ सकता है एग्जामिनर की खोपड़ी में, कैसा भी सवाल बन जाए वो बात अलग है। तो लंबाई कितनी होती है? 91.40 मीटर। चौड़ाई कितनी होती है? 55 मीटर। ये सारी की सारी बातें पेपर में पूछी जा सकती हैं, क्योंकि सिलेबस में सब कुछ आपका दिया गया है। अब गेंद कैसी होती है? अब गेंद सफ़ेद रंग की होती है, पेपर में दे दिया जाए लाल, पीली, हरी, नीली, तो आप भाई कंफ्यूज मत होना, सफ़ेद रंग की होती है। ठीक, वजन कितना होता है? 156 से 163 ग्राम का वजन होता है। परिधि कितनी होती है गेंद की? अब गेंद की बात हो रही, परिधि, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब नियम भी होते हैं इसमें, ये नियम भी बताए गए हैं। स्टिक के अतिरिक्त शरीर से गेंद नहीं खेल सकते हैं। गेंद को हवा में उछालना या खतरनाक खेल माना है। विरोधी खिलाड़ियों को मारना या बाधा पहुंचाना फाउल है। गोलकीपर अपने क्षेत्र में शरीर से गेंद रोक सकता है। गेंद पूरी तरह गोल रेखा पार करे तो गोल माना जाता है। नियम उल्लंघन पर पेनाल्टी कॉर्नर द्वारा दिया जाता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं पता होंगी तो हमने आपको बता दी। उसी प्रकार क्रिकेट भी दिया गया है। क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को कहा जाता है। कुछ इतिहासकार इसका जन्म स्थान फ्रांस भी मानते हैं। 12वीं शताब्दी में इंग्लैंड में इसका प्रचलन हुआ। यह खेल 2 टीम के बीच में खेला जाता है। 11-11 खिलाड़ी आपके होते हैं। इसमें भी वही हाल, ठीक है ना। मैदान का आकार कितना होता है? 75 गज का होता है। 2 विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? 22 गज, यानी कि पिच की दूरी कितनी होती है? 22 गज होती है। गेंद की परिधि कितनी होती है? 3.5 से 4 इंच की होती है। बैट की लंबाई कितनी होती है? 58 इंच से अधिक नहीं होती है। बैट की चौड़ाई निर्धारित सीमा से अधिक नहीं। ये बातें पेपर में बन सकती हैं, क्योंकि ये नियम भी इसमें दिए गए हैं। क्योंकि ये मैं अलग से कोई बात आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब कुछ आपके सिलेबस में दे दिया गया है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये आपका एक सिलेबस का है, शारीरिक शिक्षा एवं खेल स्वास्थ्य, क्योंकि SCERT में किताबें आपकी हैं
उन्हीं का नोट्स मैंने ये वाला तैयार किया है, ठीक है ना। ये सारे नोट्स हैं, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पूरा मिल जाएगा, म्यूजिक, एग्रीकल्चर, फिजिकल एजुकेशन। तो ले लेना इसको अवश्य रूप से, नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके, ताकि बचे टाइम में आपका रिवीजन हो जाए। पेपर से पहले पूरा पेपर आप लोग क्लियर कर दो रिवीजन करने के माध्यम से, ठीक। ये सारी बातें इसमें इम्पोर्टेंट नोट डाउन की गई हैं, जो आपकी किताबों में SCERT में थी, उनको मैंने पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर लिखा है इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, किसके द्वारा वायुमंडल का प्रदूषण नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो किसके द्वारा? हाइड्रोजन के द्वारा आपके वायुमंडल का प्रदूषण नहीं होता है, ठीक। अगला देखिएगा, जलीय प्रदूषण में प्रमुख कारक है। जलीय प्रदूषण में प्रमुख कारक आपका औद्योगिक रसायन होता है। आपको मेरे बैकग्राउंड में कोयल की आवाज़, मोर की आवाज़, विभिन्न पक्षियों की आवाज़ सुनाई पड़ती है ना, क्योंकि मैं इसी बीच में रहना पसंद करता हूँ। तो अक्सर हमारी वीडियोज़ में आपको आवाज़ सुनाई पड़ती होगी। इन आवाज़ का मैं तो आनंद लेता हूँ, लेकिन आप इसको इग्नोर मत करना, क्योंकि प्रकृति की ही देन है। पूरा जो वातावरण आपको दिखाई पड़ता अपनी आंखों से, पूरा पर्यावरण ही प्रकृति पर ही निर्भर है। हर चीज़ प्रकृति है ना, प्रकृति से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। लेकिन वैज्ञानिक प्रकृति का अंधाधुंध दुरुपयोग कर रहे हैं, तो परिणाम उसके आपके सामने है। जैसे भोपाल गैस त्रासदी हो गई, वैज्ञानिक के ही कारण। और किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसोनाइट गैस का रिसाव हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी जिसको बोलते हैं, है ना। अगला देखो क्वेश्चन, उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? कि उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं बढ़ रही हैं। भारी वर्षा, बांध निर्माण, शहरीकरण, नदियों के किनारों पर वनों का काटना, ये होगा, या भारी वर्षा होगी, या बांध का निर्माण होगा। करेक्ट, उत्तर भारत की बात की गई है, तो नदियों के किनारे वनों को काटना, ये आपका हो जाएगा करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, बिहू नृत्य असम में किया जाता है। 60 के 60 क्वेश्चन मैंने करा दिए, वो भी एक्स्ट्रा जानकारी के साथ। किसी को अपना सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य हमें अपना सुझाव दे दीजिए। और वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। किस ज़िले से आपने इस वीडियो को देखा, अपने ज़िले का नाम भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।